आज हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ स्टेट चार्ल्स लॉ एंड गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। पहले का चार्ल्स लॉ क्या होता है वो बताना है। चार्ल्स लॉ होता क्या है वो बताना है, और फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बतानी है। ठीक है ना। चार्ल्स लॉ ये होता है, स्टेटमेंट है ये इसकी, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर if pressure kept constant. The volume is directly proportional to the temperature. ये इसकी स्टेटमेंट है कि इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के। हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, समझ आ गई। अब हम उसके बाद रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं। रिलेशनशिप क्या कहता है? चार्ल्स एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, चार्ल्स ने क्या किया था, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप को वाजिया किया था। ठीक है ना। कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन ये है, कंडीशन है ये कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और प्रेशर, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होंगी तभी आपका चार्ल्स लॉ वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब उसके बाद आगे की बात है, आगे की बात करने जा रहा हूँ कि गैस शुड बी आइडियल। गैस क्या होनी चाहिए? आइडियल होनी चाहिए। आइडियल का मतलब क्या है कि सारे के सारे गैस लॉज को ओबे करने वाली गैस हो। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, ये इसकी क्या है? ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, समझ आ गई। मैथमेटिकल फॉर्म वो ये कहना चाह रहा है, इस स्टेटमेंट को मैं वाज़ा करना चाहता हूँ, इस स्टेटमेंट को मैं वाज़ा करना चाहता हूँ कि भाई वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पिस्टन है, ये पिस्टन है, इस पिस्टन में गैस है, इस पिस्टन में गैस है। ठीक है ना। जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं, जैसे ही हम इसको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर दिया तो पहले इसका वॉल्यूम क्या था? V1। जैसे ही और पहले इसका टेम्परेचर था T1। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, पिस्टन ने ऊपर चला गया, पिस्टन ऊपर चला गया, पिस्टन ऊपर चला गया। ठीक है ना। और गैस का वॉल्यूम V2 हो गया। ठीक है ना, एट T2 टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है ना, समझ आ गई। ठीक है, ये है बस कि क्या होगा, पहले गैस का वॉल्यूम कम होगा, जैसे ही हम गैस को टेम्परेचर देंगे गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, गैस अपने आप को फैला लेगी। गैस क्या करेगी? गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो क्या करेगी? वो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे और एक प्रेशर एग्जिस्ट करेंगे पिस्टन के ऊपर, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए और कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि ऐसा ना हो कि नंबर ऑफ मोल्स आप मज़ीद ऐड कर दें। यानी कि फॉर एग्जांपल पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे 2 मोल लिए थे। ठीक है ना। फिर जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 मोल्स लिए थे, 2 मोल्स गैस ने क्या किया? इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया और ऊपर चला गया ये पिस्टन। ठीक है ना। फिर आपने यकदम से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, इससे क्या होगा? आपका पिस्टन मज़ीद ऊपर चला जाएगा। इससे चार्ल्स लॉ क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपने इनिशियल, यानी कि शुरू में जितने भी आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लिए हैं, ठीक है ना, चार्ल्स लॉ के एंड तक उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होने चाहिए। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और प्रेशर भी कांस्टेंट ही होना चाहिए। फिर उसके बाद ये प्रेशर जौन सा है इसके ऊपर लगेगा, पिस्टन के ऊपर लगने वाला प्रेशर भी कांस्टेंट ही होना चाहिए। ठीक है ना,
समझ आ गई आपको? यानी कि जितना प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर लास्ट में लग रहा था उतना ही प्रेशर पिस्टन के ऊपर शुरू में लग रहा था उतना ही लास्ट पर लगना चाहिए। प्रेशर भी कांस्टेंट ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो अलग बात है नीचे से ये जो उनसी गैस है, गैस अपना प्रेशर लगाती है इस पिस्टन के ऊपर और पिस्टन को ऊपर मूव करवाती है, लेकिन इस पिस्टन के ऊपर एक और प्रेशर भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो है जी इन्वायरमेंट का प्रेशर, ठीक है ना। ये बाहर वाला प्रेशर जो उनसे है इस पिस्टन के ऊपर जितना शुरू में लग रहा था प्रेशर उतना ही लास्ट पर लगना चाहिए, बाहर वाला प्रेशर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, इसका मतलब ये है। फॉर एग्जांपल बाहर का प्रेशर लग रहा था इसके ऊपर 2 atm प्रेशर लग रहा था, ठीक है ना। बाहर से हवा का प्रेशर जो सा इस पिस्टन के ऊपर बाहर से लग रहा था वो 2 atm था। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया और इसने गैस का वॉल्यूम बढ़ा और इसने प्रेशर लगाया इस पिस्टन के ऊपर और पिस्टन को ऊपर ले गया। जैसे ही ऊपर ले गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये ऊपर चला गया पिस्टन क्या किया, पिस्टन ने अपने आप को ऊपर की तरफ ले गया, ठीक है ना। तो तब भी हवा का प्रेशर इस पिस्टन पर कितना लगना चाहिए, 2 atm ही लगना चाहिए। जितना प्रेशर शुरू में लगना चाहिए इन्वायरमेंट का पिस्टन के ऊपर उतना ही लास्ट पर लगना चाहिए इन्वायरमेंट का इस पिस्टन के ऊपर। प्रेशर केप्ट कांस्टेंट का मतलब ये है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी कांस्टेंट ही होने चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे मैथमेटिकली कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे हम कांस्टेंट लगाएंगे V इज इक्वल टू KT, कांस्टेंट यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करेंगे, यहाँ पर K कांस्टेंट लेंगे V इज इक्वल टू KT और K जो सा है इसको हम इधर रखेंगे और T इसको मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा V/T, ठीक है ना। समझ आ गई? ये आ गया हमारे पास इसकी दूसरी वाली डेफिनेशन कि द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट, ठीक है ना। द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट इफ प्रेशर केप्ट कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है ना। टायर जो सा है, एग्जाम्पल टायर के लिए लेते हैं, ठीक है ना। टायर की एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि टायर जो सा होता है उसमें क्या होता है, ये टायर है, ये टायर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैस भरी हुई है, इधर यहाँ पर गैस भरी हुई है, ठीक है ना। जैसे ही ये टायर आगे की तरफ चलता है ना रोड के ऊपर, ये रोड के ऊपर चल रहा है तो एक फ्रिक्शन की फोर्स अमल करती है इस टायर पर, इस टायर को रोकने की कोशिश करती है, उसको कहते हैं हम F, ठीक है ना। जैसे ही फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा इसके ऊपर अप्लाई होगी, जैसे ही आपको पता है कि जो सी सड़क है, एक सड़क ऐसी आती है फॉर एग्जांपल कि जहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स टायर के ऊपर ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, टायर के अंदर मौजूद जो सी गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से टायर के अंदर मौजूद जो सी गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस अपने आप को एक्सपैंड करेगी, गैस अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू करेगी। अगर आपका टायर अच्छी क्वालिटी का है तो वो गैस जब अपने आप को एक्सपैंड करेगी और उस टायर के ऊपर अपना प्रेशर एग्जिस्ट करवाएगी, ठीक है ना। तो टायर अपने आप को फटने नहीं देगा अगर अच्छी क्वालिटी का हो। लेकिन अगर आपका टायर ख़राब क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है आपका टायर, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये टायर जो सा है ये फट जाएगा। फ्रिक्शन की फोर्स लगी, टायर के अंदर जो सी गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो गैस ने अपने आप को एक्सपैंड करना था, एक्सपैंड हो गई। आपका टायर अच्छी क्वालिटी का नहीं था, उसने फाड़ा अपने इस टायर को फाड़ दिया, ठीक है ना। ये फट गया टायर, ठीक है ना। ये फट गया टायर फट गया, वॉल्यूम बढ़ गया, टायर ने अपने गैस ने अपने एक्सपैंड किया, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन टायर अच्छी क्वालिटी का नहीं था, टायर को फाड़ कर गैस बाहर की तरफ निकल गई, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये है टायर में हमने देख लिया कि चार्ल्स लॉ
यहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना, चार्ल्स लॉ यहाँ पर एग्जाम्पल दी है मैंने चार्ल्स लॉ की, कि टायर से हम चार्ल्स लॉ को मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टायर के अंदर जो सी गैस है वो फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से एक्सपैंड होती है। जैसे एक्सपैंड हो जाती है तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ाती है। वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से अगर टायर आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो टायर को फाड़ कर अपना जो सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो उसको पूरा कर लेती है। टायर जो सा है वो हमेशा चलते हुए ही फटेगा, क्योंकि अगर टायर रुका हुआ होगा तब फ्रिक्शन की फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन अगर टायर चल रहा होगा तब फ्रिक्शन की फोर्स उस पर अमल करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी, तभी टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द रेशो बिटवीन यही है, the ratio between volume and temperature is always equal to the constant if pressure kept constant and number of moles of gas kept constant. अब उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ। K इज इक्वल टू द V1 ओवर T1, फिर K इज इक्वल टू द V2 ओवर T2, यानी कि इनिशियल कंडीशन ये है वॉल्यूम और टेम्परेचर की, और फाइनल कंडीशन ये है V2 ओवर T2, ठीक है ना, समझ आ गई। इनिशियल कंडीशन ये है और फाइनल कंडीशन ये है। इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन का मैं आपको अभी बता चला देता हूँ कि कांस्टेंट चूँका इक्वेशन के एक तरफ की जो सी वैल्यू है वो सेम है, के जो सा इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अब उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, कि V1 यहाँ पर क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है, T2 क्या है, इन फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो सी गैस है, ट्राईपोड स्टैंड लेंगे, नीचे नेल्सन, नीचे क्या करेंगे, नीचे एक टेम्परेचर देने वाला एक वो चलाएंगे, मोमबत्ती जो भी उसे कहते हैं, ठीक है ना, नीचे टेम्परेचर दिया हमने, ठीक है ना। सबसे पहले तो जब हम इसको टेम्परेचर नहीं देंगे तब इसने गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, और टेम्परेचर पहला शुरू वाला टेम्परेचर जो था इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर था 25 सेल्सियस, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया मोमबत्ती के ज़रिए तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब, और T2 हमारे पास टेम्परेचर क्या आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि जब हमने इसको टेम्परेचर दिया गैस को तो ये गैस ने अपने एक्सपैंड किया, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ले गया, इस पिस्टन को प्रेशर लगाया और इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ले गया और वॉल्यूम हो गया, बढ़ गया। पहले V1 था 50 सेंटीमीटर क्यूब, फिर V2 हो गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ये है, समझ आ गई। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, वही मैंने बात लिखी है यहाँ पर, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है कि अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में हमने गैस को इनक्लोज किया हुआ है जिसका वॉल्यूम हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, जिसका एक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है ना, हमने एक गैस को इनक्लोज्ड किया हुआ है सिलेंडर के अंदर विद मूवेबल पिस्टन। फिर उसके बाद आगे की बात क्या है कि द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस, जो सा इनिशियल टेम्परेचर है इस गैस का वो है जिस 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, समझ आ गई। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस बीकर का तो फिर क्या होगा, फिर इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया एट 100 डिग्री सेल्सियस, T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये देखो, अब हम इसको हम क्या वाकई ही इनिशियल कंडीशंस फाइनल कंडीशंस के इक्वल होंगी या नहीं, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं। ये आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, ये 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 62.5 सेंटी, ये आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी तभी आपका होगा, ठीक है ना। मैथमेटिकली अप्रूवल आपकी बुक में नहीं दी हुई, ठीक है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ ये बताया हुआ है कि भाई पिस्टन में गैस बंद, पिस्टन के नीचे गैस है, टेम्परेचर दिया T2 तो गैस ने अपना वॉल्यूम V1 से V2 कर लिया, बढ़ा दिया अपना वॉल्यूम,
बस उसने ये बात की, उसने वैल्यूज़ से इसको मज़ीद मैथमेटिकली फॉर्म में वेरीफाई नहीं किया, लेकिन हमने इस वैल्यूज़ को जो आपने याद करनी होंगी, इस वैल्यूज़ से हम इसको मैथमेटिकली अप्रूव भी कर देते हैं कि वाकई में क्या इनिशियल कंडीशंस और फाइनल कंडीशंस इक्वल हो सकती हैं या नहीं। और हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमने हमेशा केल्विन में लेना है। केल्विन में कैसे करेंगे कि 25 में ऐड कर देंगे 273 और T2 100 में ऐड कर देंगे 273, ठीक है ना। 273 ऐड करेंगे तभी ये केल्विन में होगा टेम्परेचर। चलो जी, अब हम इसको V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 क्या है 50, V1 क्या है हमारे पास 50 है, और T1 क्या है, T1 हमारे पास ये 25 डिग्री सेल्सियस है। हमने इसको केल्विन में करना है तो इसमें 273 ऐड करने, 298 आ गया। फिर इज इक्वल टू V2 क्या है, V2 इज इक्वल टू 62.5 है। फिर इसको T2 टेम्परेचर क्या है जी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में मज़ीद 273 हमने ऐड करना है। 273 यार सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम ऐड करवाएंगे 273, ठीक है ना। 273 ऐड किया 100 में तो 373 आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों को तकसीम किया, फिर इन दोनों को तकसीम किया, 0.16 ठीक है ना। दोनों एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हो गई कि फ़ाइनल कंडीशन जो सी है, फाइनल कंडीशंस में जब आपने वैल्यूज़ पुट की और फाइनल कंडीशंस में आपने वैल्यूज़ पुट की और इनिशियल कंडीशंस में आपने वैल्यूज़ पुट की, तो दोनों की आंसर सेम आए हैं। लेकिन जैसे ही आपने T1 सेल्सियस में यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पुट करते हैं, केल्विन में पुट नहीं करते, यानी कि T1 को हमने, आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस था, इसको हमने केल्विन में करने के लिए हमने क्या किया था, 273 ऐड करवाया था। फिर उसके बाद 273 ऐड करवाया और फिर उसके बाद इसको बना दिया 298 केल्विन। लेकिन जैसे ही T2 हमने किया 25 डिग्री सेल्सियस था, फिर 100 डिग्री सेल्सियस किया। T2 जब 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो फिर आप 100 में जमा करेंगे 273 और 373 हम क्या करेंगे इसको T2 भी आ गया, ठीक है ना। केल्विन में लाजमी करना, अगर आप सेल्सियस में यहाँ पर पुट करते हैं T1 और T2 तब आपके आंसर सेम नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये आपकी फाइनल बात होगी क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ठीक है ना। शेयर भी कर देना।